आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मेनली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन एंड सम अदर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इवोल्यूशन. सो सबसे पहले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या होता है. तो बिफोर स्टडिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन वी शुड नो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिकली वी शुड रिवाइज देम, जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है. सो हमें पता है कि जो ज़्यादा रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ऑर्गेनिज्म होगा, स्पीशीज़ होगी, वही आगे जाके सर्वाइव करेगी. तो देयर मस्ट बी अ जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट होना है एंड देन अपनी स्पीशीज़ को आगे इवॉल्व करना है, तो उसका बेसिस मेनली जेनेटिक्स होता है. सो अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग वी कैन से लाइक सम ऑर्गेनिजम्स आर बेटर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन एन अदरवाइज होस्टाइल एनवायरमेंट. मतलब एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्पेसिफिक एनवायरमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेड रहते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली अडेप्ट कर लेते हैं उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग. नाउ डार्विन की थ्योरी जो थी इवोल्यूशन की, उसके मेनली टू की कॉन्सेप्ट्स हैं. सबसे पहला है ब्रांचिंग डिसेंट एंड सेकंड इज नेचुरल सिलेक्शन. तो डार्विन से भी पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क. उन्होंने क्या बताया कि इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म हैज़ अकर्ड बट ड्राइवन बाय यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन. मतलब जो ऑर्गन ज़्यादा यूज़ हुआ वो ज़्यादा इवॉल्व हो गया, जो ऑर्गन यूज़ नहीं हुआ वो उसी के अकॉर्डिंग फिर कम या फिर वैसा का वैसा ही रहा. सो दिस इज़ दी लेमार्क की थ्योरी कि इवोल्यूशन जो है लाइफ फॉर्म का वो ऑर्गन्स के यूज़ एंड डिसयूज़ के अकॉर्डिंग हुआ है. अब जैसे एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जिराफ का. तो जिराफ की गर्दन पहले से लंबी नहीं थी. जिराफ क्या करता था, स्लोली ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपनी लॉन्ग नेक को अक्वायर किया है. ठीक है. अब एक बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि इवोल्यूशन एक प्रोसेस है या फिर किसी एक प्रोसेस का रिजल्ट है. जब हम इस पूरे वर्ल्ड की एक स्टोरी टाइप बताते हैं तो हम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह मानते हैं, और जब हम अर्थ की लाइफ, मतलब अर्थ पे जो लाइफ आई उसके बारे में बताते हैं, तो इवोल्यूशन को हम एक प्रोसेस का रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस मानते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन. यानी कि बेसिकली बोला क्या गया है इसमें कि जब हम इस पूरे वर्ल्ड की स्टोरी बताते हैं तो हम उस टाइम इवोल्यूशन को एक प्रोसेस की तरह मानते हैं. लेकिन अगर हम अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स की स्टोरी बताएं तो हम उसको नेचुरल सिलेक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस या फिर नेचुरल सिलेक्शन का एक रिजल्ट की तरह ट्रीट करते हैं. वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर कि इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन मतलब इनको हम प्रोसेस बोलें या फिर किसी भी एक अननोन प्रोसेस का रिजल्ट बोलें. वी आर नॉट वेरी क्लियर टिल नाउ. ऐसा हो सकता है कि थॉमस मैल्थस का जो वर्क था पॉपुलेशन के ऊपर, उसने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया. यानी कि डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, ऐसा मान सकते हैं हम कि वो थॉमस मैल्थस की पॉपुलेशन के जो वर्क था उससे इन्फ्लुएंस थी. अब अगर हम बेसिकली एक थ्योरेटिकल बात करें तो population size will grow exponentially if everybody reproduced maximally, and the fact that population size is reality are limited means that there has been competition for resources. अब जो अच्छे से रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहा वो सर्वाइव कर गया, और जो नहीं वो थोड़ा कम सर्वाइव किया, एंड विद द स्पैन ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट होता गई स्पीशीज़. डार्विन ने क्या बोला था, वेरिएशन विच आर हेरिटेबल एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू विल इनेबल ओनली दोज टू रिप्रोड्यूस एंड लीव प्रोजेनी. यानी कि अब कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ के लिए वेरिएशन, कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज़ के अंदर वेरिएशन, अगर उनको मतलब रिसोर्स, उनके आसपास के रिसोर्स को यूटिलाइज करने का जो तरीका है वो अलग हो गया, तो उनमें वेरिएशंस आ गए. नाउ कम्स दी मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन. सो सबसे पहले 20th सेंचुरी की जो फर्स्ट डिकेड थी, यानी कि 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में एक साइंटिस्ट थे हुगो डी वेरीज, जिन्होंने अपने वर्क के बेसिस पे इवनिंग प्राइमोसिस के ऊपर इन्होंने वर्क किया था. उसके बेसिस पे इन्होंने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए. इन्होंने हमें म्यूटेशन के बारे में बताया. इनका मानना था कि म्यूटेशन जो कि इवोल्यूशन कॉज करता है एंड नॉट द माइनर वेरिएशन दैट डार्विन टॉक्ड अबाउट. यानी कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन होता है. म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, और जबकि डार्विन के वेरिएशन जो थे वो छोटे थे और डायरेक्शनल थे, और हुगो डी वेरीज ने जो म्यूटेशन वर्ड दिया वो रैंडम और डायरेक्शनलेस चीज़ें हैं. इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल वाइल डी वेरीज के लिए म्यूटेशन की वजह से स्पेसिएशन हुआ है, और इसीलिए इसको हम सेल्टेशन कह सकते हैं. यानी कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, एक स्टेप बड़ा म्यूटेशन. अब ये हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है. ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि एलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. द जीन पूल रिमेन्स अ कांस्टेंट. यानी कि एक पॉपुलेशन में जो एलील्स की फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल होती है, और जनरेशन बाय जनरेशन ये हमेशा कांस्टेंट ही रहती है. और जो टोटल जीन्स हैं, टोटल जीन्स और उनकी एलील्स एक पॉपुलेशन में हमेशा कांस्टेंट रहती हैं. इसको हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं. कभी कभी क्या होता है कि एलील्स में चेंजेस आ जाते हैं, एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाते हैं, एंड इट इज़ सो डिफरेंट इन द वे इन द न्यू सैम्पल ऑफ पॉपुलेशन की दोनों स्पीशीज़ अलग हो जाती हैं. बिल्कुल म्यूटेशंस या एलील इतना चेंज हो गया कि बिल्कुल ही नई स्पीशीज़ जो है एकदम पहले से डिफरेंट हो गई. तो जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन है वो फाउंडर बन जाती है, और इस इफेक्ट को हम कह सकते हैं फाउंडर इफेक्ट. यानी कि अपनी पहले की स्पीशीज़ से अब आगे वाली प्रोजेनी बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई ड्यू टू चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी. 2000 मिलियन साल पहले की बात है जब पहला सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अराइज हुआ था अर्थ के ऊपर. अब नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स या फिर नॉन सेलुलर जाइंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स से
सेल्स कैसे फॉर्म हुए होंगे विद मेम्ब्रेनस एनवेलप, अब ये फ़िलहाल तो किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है, बट जब ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने फिर ये स्लोली मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए और फिर 500 मिलियन ईयर्स पहले तक इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हो गए थे एंड एक्टिव हो गए थे। जॉलेस फिशेस भी प्रोबेबली 350 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आ गई थी और उसके बाद सी वीड्स और कुछ प्लांट्स प्रोबेबली 320 मिलियन ईयर्स पहले आए थे, मतलब उनकी लाइफ स्टार्ट हुई थी। सो 500 मिलियन ईयर्स पहले तक इन्वर्टिब्रेट्स एक्टिव हो गए थे। इसके बाद जॉलेस फिशेज मे बी पॉसिबल 350 मिलियन ईयर्स पहले इवॉल्व हुई हों एंड सी वीड्स और कुछ बाकी के प्लांट्स 320 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। नाउ कुछ ऐसी फिशेज जिनके पास स्ट्रॉन्ग फिन्स थे वो लैंड पे मूव कर सकती थी और वो फिर वापस वाटर में भी जा सकती थी। ये बात है 350 मिलियन ईयर्स पहले की। 1938 में एक फ़िश पाई गई साउथ अफ्रीका में जो कि एक कोलाकेंथ स्पीशीज़ है विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। बट ये जो एनिमल्स हैं जिनको हम लोब फिन्स कहते हैं ये फर्स्ट एम्फीबियंस से इवॉल्व हुए, मतलब जो सबसे पहले एम्फीबियंस थे वाटर और लैंड के ऊपर उनसे इवॉल्व हुए हैं ये एनिमल जिनको हम लोब फिन्स कहते हैं। और इसी में से एक स्पीशीज़ थी फ़िश की जो कि 1938 में देखी गई थी इन साउथ अफ्रीका। ये जो एम्फीबियंस हैं फर्स्ट एम्फीबियंस, इनके मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स जो हैं इन्हीं के एंसेस्टर्स हुआ करते थे ये एम्फीबियंस जो कि लैंड एंड वाटर पे रहते थे। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में भी इवॉल्व हो गए और उसके बाद ये एग्स ले करने लग गए, थिक शेल्ड एग्स ले करते थे विच डू नॉट ड्राई अप इन सन, जैसा कि एम्फीबियंस के साथ होता था। एम्फीबियंस के जो एग्स थे वो सन की वजह से ड्राई हो जाते थे, लेकिन जब ये एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए सो दे ले थिक शेल्ड एग जो कि सन में ड्राई नहीं होते थे। और नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स या फिर अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ, अलग अलग शेप एंड साइज़ के एम्फीबियंस इस अर्थ पे डोमिनेट करने लग गए, जैसे कि जाइंट फर्न्स जिनको हम टेरिडोफाइट्स कहते हैं वो प्रेजेंट थे बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स स्लोली। उसके बाद जो लैंड रेप्टाइल्स थे ऑफ कोर्स जिनको हम डायनासोर्स बोलते हैं वो मतलब इन सब में सबसे बड़े डायनासोर होते थे टायरानोसोरस रेक्स जो कि अबाउट 20 फीट की हाइट होती थी और इनके बहुत बड़े बड़े दांत होते थे। और 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर सडनली अर्थ से डिसअपियर हो गए। अगर हम बात करें सबसे पहले मैमल्स के, वो कुछ श्रीव्स की तरह थे, इनके फॉसिल्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं एंड मैमल्स वर विविपेरस एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग इनसाइड दी मदर्स बॉडी। मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह थे तो मदर की बॉडी के अंदर इसको अनबॉर्न यंग को प्रोटेक्ट किया जाता था। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट। सो मतलब ये और ज़्यादा इवॉल्व एंड और ज़्यादा मॉडर्न स्पीशीज़ मान सकते हैं हम मैमल्स को, जिसमें हम ह्यूमंस खुद आते हैं। अब कुछ थोड़ा सा और पार्ट है हमारा इस चैप्टर का, उसमें हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। सो अबाउट 15 मिलियन ईयर्स पहले की बात है जब प्राइमेट्स जिनको हम ड्रायोपिथेकस या फिर रामापिथेकस कह सकते हैं वो 15 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे। ये बहुत बड़े बड़े बाल वगैरह होते थे और गोरिल्लास की तरह चलते थे, चिंपैंजीज की तरह चलते थे। और ये जो रामापिथेकस थे ना वो मतलब मैन से ज़्यादा रिजेंबल करते थे और जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप्स से रिजेंबल करते थे। ठीक है, अब कुछ फॉसिल्स हमें मिली हैं मैन लाइक बोन्स की, यानी कि हो सकता है वो रामापिथेकस की हों। ये हमें मिली हैं इथोपिया और तंजानिया में। इनसे हमें पता चला है कि अबाउट 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले मैन लाइक प्राइमेट्स ईस्टर्न अफ्रीका में रहते होंगे, ऐसा इन फॉसिल से हमें पता चला है। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट। इनकी बेसिकली हाइट जो थी वो थी अप्रॉक्सीमेटली 4 फीट, बट सीधे चलते थे, एकदम स्ट्रेट चलते थे, बट हाइट थोड़ी कम थी। अब 2 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोबेबली ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहते होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। एविडेंसेस से हमें पता चलता है कि वो स्टोन वेपन्स का हेल्प लेके हंट करते थे, बट एसेंशियली फ्रूट्स भी खाते थे, यानी कि वो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि गैदरिंग करते थे, फ्रूट्स खाते थे एंड हंटिंग भी करते थे। सम ऑफ दी बोन्स अमंग दी बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, मतलब जो बोन्स हमें मिली हैं वो कुछ अलग हैं कुछ अलग हैं, मतलब सारी बोन्स सिमिलर नहीं है। दिस क्रिएचर वर कॉल्ड फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग और इसको फिर होमो हैबिलिस बोला गया। सबसे पहला जो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर या ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म हमें पता चला उसको हमने बोल दिया होमो हैबिलिस। और इसकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 650 से 800 सीसी थी और ये प्रोबेबली मीट नहीं खाते होंगे ऐसा माना जा सकता है। और इनके फॉसिल्स अप्रॉक्सीमेटली इसके बाद वाले स्टेज के फॉसिल्स अप्रॉक्सीमेटली 1891 में जावा में डिस्कवर हुए थे। इसके बाद वाली स्टेज बोले तो होमो इरेक्टस जो कि अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते होंगे। होमो इरेक्टस के पास ब्रेन कैपेसिटी होमो हैबिलिस से ज़्यादा थी, 900 सीसी की। उसके बाद हम देखते हैं कि होमो इरेक्टस प्रोबेबली मीट खाते होंगे ऐसा माना जाता है। एंड नियंदरथल मैन विद अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर्स पहले। कौन थे? नियंदरथल होमो इरेक्टस के बाद। दे यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, मतलब वो अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और डेड्स को बरी करना भी शुरू कर दिया। अफ्रीका में अराइज हुए थे होमो सेपियंस जो कि और भी कॉन्टिनेंट्स में मूव करते रहते थे और अलग अलग रेसेस में वो डेवलप हो गए। अब ड्यूरिंग आइस एज यानी कि बिटवीन 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले की बात करें तो मॉडर्न होमो सेपियंस अराइज हुए। इसके बाद
एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर अराउंड 10,000 ईयर्स पहले आया था एंड ह्यूमन सेटलमेंट तभी स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स पहले. द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इन दिस पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन. बाकी का हमें हिस्ट्री वगैरह में और ज़्यादा थोड़ा और डिटेल में हम देख सकते हैं इसके बाद क्या हुआ था. ठीक है, सो दैट वाज द चैप्टर इवोल्यूशन.